हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम कर रहे थे। आज इसका पार्ट 2 है। रिमेनिंग 50% आज हमें डील करने हैं और हमें समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आंसर कैसे देना है, वो किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट को भी साथ ही साथ रिवाइज करते चलना है। ठीक है, अप्रोच याद है सभी को। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपसे, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। रिपीटेटिव डीएनए क्या था, सैटेलाइट डीएनए क्या था, एमआरएनए क्या है, टीआरएनए क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है और कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है। अब सबसे पहले तो दिमाग में बत्ती ये जलनी चाहिए कि ये सारी चीजें यूज कहाँ हुई थी। रिपीटेटिव डीएनए की बात कहाँ हुई थी, सैटेलाइट डीएनए की बात कहाँ हुई थी, एमआरएनए टीआरएनए को आपने कहाँ पढ़ा था, इनका फुल फॉर्म क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड कहाँ पाए जाते हैं, किस प्रोसेस से रिलेटेड है। सबसे पहले तो ये आना चाहिए दिमाग में। ठीक है, अब अगर आपने इतना थोड़ा बहुत सोच लिया है, जैसा कि आप लोग बहुत ओबीडियंट हो, रिवाइज करके आते ही हो, है ना, अगर यहां तक सोच लिया है तो मैं आगे बताती हूँ कहानी। दैट रिपीटेटिव डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए। सबसे पहले करते हैं डिफरेंस बिटवीन रिपीटेटिव और सैटेलाइट का। देखो क्या कह रहे हैं, मेरे हथियार रेडी है? रेडी है भाई, अपन तो रेडी रहते हैं, है ना। देखो सबसे पहला रेपिटेटिव डीएनए के बारे में क्या कह रहे हैं, दैट these kind of DNA, repetitive DNA are DNA sequences that contain small segments which are repeated many times। वो DNA के, ठीक है, स्मॉल सेगमेंट्स जो बार बार अपने आप को, सेम सीक्वेंस को, ठीक है, रिपीट करते हैं, तो इसलिए वो कहलाते हैं क्या, रिपीटेटिव डीएनए। क्या कहलाते हैं? रिपीटेटिव डीएनए कहलाते हैं। सैटेलाइट की कहानी क्या थी? सैटेलाइट डीएनए आर द डीएनए सीक्वेंसेस दैट कंटेन हाईली रिपीटेटिव डीएनए। तो सैटेलाइट डीएनए क्या था? ये वही सीक्वेंसेस थे जिनमें बहुत ज्यादा रिपीटेटिव डीएनए हो, मतलब डीएनए का वो पोर्शन पूरा का पूरा जिसके अंदर बहुत सारे रिपीटेटिव डीएनएज हों, डीएनए सेगमेंट्स हों, ठीक है, डीएनए नहीं, डीएनए सेगमेंट्स हो, बहुत सारे रिपीटेटिव डीएनए सेगमेंट्स, वो पूरा का पूरा डीएनए का पोर्शन क्या कहलाता था? सैटेलाइट डीएनए कहलाता था। ये पूरा पोर्शन जिसमें, क्योंकि मैं कह रही हूं कि बहुत सारे रिपीटेटिव डीएनए सेगमेंट्स हैं, तो ये पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा? सैटेलाइट डीएनए कहलाएगा। और इसके अंदर क्या है? बहुत सारे रिपीटेटिव सेगमेंट्स ऑफ डीएनए या रिपीटेटिव डीएनए। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या कहता है इनके बारे में बताओ। हाँ, नेक्स्ट डिफरेंस है अपना एमआरएनए और टीआरएनए के बीच में। एमआरएनए और टीआरएनए का क्या, देखो भाई, एमआरएनए का मतलब फुल फॉर्म क्या है, वो एम जो लिखा है इसके पहले, मैसेंजर आरएनए। इसका काम क्या होता है? ये मैसेज लेके जाता है। कहां से कहां लेके जाता है? देखो, ये मैसेंजर आरएनए होता है और एक टेम्पलेट की तरह वर्क करता है। टेम्पलेट का काम ही होता है क्या करना? उस इंफॉर्मेशन को क्या करवाना? ट्रांसफर करवाना। क्योंकि जो टेम्पलेट के अंदर बेस होता है, जो सीक्वेंस होता है, उसी को देख के उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाया जाता है, उसी से उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाया जाता है, नया वैसे सिंथेसाइज होता है। ये काम टेम्पलेट का ही है। तो मैसेंजर आरएनए का काम है मैसेज लेके जाना। कहां लेके जाता है ये मैसेज को? ठीक है, न्यूक्लियस से बाहर लेके आता है कि भाई करो, ठीक है, इसका क्या कर दो आप, कॉम्प्लीमेंट्री बना दो। ठीक, किसका काम है? एमआरएनए का काम है। अब क्या होता है, ये जो एमआरएनए होता है, जो मैसेज लेके आया है अंदर से, ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए कहलाता है, टेम्पलेट की तरह वर्क करता है। किस प्रोसेस में? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में ये टेम्पलेट की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए। अब ये जो टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए है, ये एक्ट करता है एज एन अडैप्टर मॉलिक्यूल दैट कैरीज अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू एमआरएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ये जो ट्रांसफर आरएनए है, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, ये क्या करता है? ये एक अडैप्टर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, ये एक अडैप्टर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है दैट कैरीज अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू एमआरएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, देखो एक बार इसको, इस डिफरेंस को। अब देखो, ये वाला एक डिफरेंस तो हो गया कि जो टीआरएनए है, ट्रांसफर आरएनए, ये क्या करता है? अडैप्टर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है, जो कि एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लेके आता है एमआरएनए का, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड को बनाने के लिए। इट इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। एमआरएनए क्या है? ये पूरा एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है। और ये कैसा होता है? क्लोवर लीफ शेप का होता है ना। ये कैसा होता था? क्लोवर लीफ शेप का होता है। जो हमने पूरी ट्रांसक्रिप्शन साइट देखी हुई है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस साइट हमने देखी हुई है, आरएनए के जो दोनों सब यूनिट्स होते थे, उनके बीच में कैसे आके अडैप्टर मॉलिक्यूल आके बैठता था, राइट। तब हमने देखा हुआ इसका शेप कैसा होता था? क्लोवर लीफ शेप। और ये कैसा होता है? ये पूरा लीनियर मॉलिक्यूल है, जैसे स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, आरएनए के, बस वैसा स्ट्रैंड है ये, है ना।
ये डिफरेंस है mRNA और tRNA के बीच। नाउ टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड, ये क्या होते हैं? ये ट्रांसक्रिप्शन के अंदर होते थे हमारे। एक होता था टेम्पलेट स्ट्रैंड, वो जो टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनना है, और दूसरा होता था कोडिंग स्ट्रैंड, जो कुछ करता ही नहीं था, किसी चीज के लिए कोड ही नहीं करता था, बस उसका नाम रख दिया गया था कोडिंग स्ट्रैंड, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट, ये टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, ये सिंथेसाइज करवाता है क्या? एमआरएनए को ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। इसका डायरेक्शन होता है 3' to 5'। और यहाँ पे बोला गया है कोडिंग स्ट्रैंड, जो कि सीक्वेंस होता है क्या? डीएनए का, ठीक है, इसका ही कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है, दैट हैज द सेम बेस सीक्वेंस एज दैट ऑफ एमआरएनए। इसका बेस सीक्वेंस कैसा होता है? बिल्कुल सेम होता है एमआरएनए से। याद हो अगर आपको, पिछले सेशन में ही हमने इसका एक क्वेश्चन किया हुआ है। पिछले सेशन में ये क्वेश्चन आया था कि कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस ये है और आपको बताना था एमआरएनए का। तो हमने क्या लॉजिक लगाया? यही लगाया भाई कि कोडिंग और एमआरएनए के सीक्वेंस सेम ही तो होते हैं, बस थाइमिन को क्या कर देना है? बदल देना है यूरेसिल से, बस इतना ही हमने किया था। ये देखो, एक्सेप्ट थाइमिन दैट इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल, वही किया था हमने, सेम टू सेम सीक्वेंस लिख दिया था, बस थाइमिन की जगह यूरेसिल लिख दिया था और बन गया एमआरएनए का सीक्वेंस। किससे? कोडिंग से। या फिर कोडिंग का अगर सीक्वेंस बनाना है आपको एमआरएनए से, वो भी बना सकते हो। एमआरएनए का अगर दिया हुआ है और कोडिंग बनाना है तो वो भी बना सकते हो। यूरेसिल को हटा के क्या लगा दो? थाइमिन लगा दो, बात तब भी वही है, ठीक है। डायरेक्शन सबका क्या होगा? 5' to 3' होगा, है ना। तो ये है डिफरेंस बिटवीन टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है? लिस्ट 2 एसेंशियल रोल्स ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। आपको राइबोसोम के 2 इंपॉर्टेंट रोल्स बताने हैं ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए, क्या लगता है? रिवाइज करके आए हो? राइबोसोम जैसी इतनी इंपॉर्टेंट सी चीज, राइबोसोम जो कि क्या है, किस चीज की फैक्ट्री है, ये बताओ, जल्दी बताओ, किस चीज की फैक्ट्री है ये? ट्रांसलेशन के वक्त राइबोसोम का क्या एसेंशियल रोल है, ये क्या करवाता है? देखो जरा। Important functions of ribosome during translation are as follows. राइबोसोम जो होता है वो साइट होता है, वो लोकेशन होती है, वो जोन होता है, वो एरिया होता है जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री कहा जाता है किसे? राइबोसोम को। और इसके अंदर क्या होता है भाई? एक इंडिविजुअल, ठीक है, it takes place from individual amino acid. It is made up of 2 सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट का मिलकर बना ही होता है। स्मॉलर सब यूनिट जो होती है वो क्या करती है? एमआरएनए के कांटेक्ट में आती है एंड फॉर्म्स अ प्रोटीन सिंथेसाइजिंग कॉम्प्लेक्स, एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करने वाला कॉम्प्लेक्स बनाती है। whereas the larger सब यूनिट एक्ट एज द अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइड। स्मॉलर क्या कर रही है? एमआरएनए के कांटेक्ट में आके, ठीक है, इंफॉर्मेशन को लेके आ रही है कि ये वाला प्रोटीन सिंथेसाइज अपन को करवाना है। और जो लार्जर सब यूनिट है वो क्या करवा रही है? अमाइनो एसिड को बाइंड करवाती जा रही है। सारे अमाइनो एसिड जैसे जैसे वो लेते आ रहा है, टीआरएनए जो अडेप्टर मॉलिक्यूल है वो क्या लेके आता है? उस स्पेसिफिक ट्रिपलेट को लेके आता है। उस स्पेसिफिक ट्रिपलेट के लिए जो अमाइनो एसिड बनना होता है वो वहां पर आके अटैच होता जाता है और फिर सारे अमाइनो एसिड्स की जो चेन बनाते जाता है, कौन बनाते जाता है? सारे अमाइनो एसिड्स को बाइंड करते जाता है। कौन? लार्जर सब यूनिट। ये इसका काम है, अमाइनो एसिड को बाइंड करवाना। तो इट एक्ट्स एज द बाइंडिंग साइट फॉर अमाइनो एसिड्स। राइबोसोम एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर फॉर्मिंग पेप्टाइड बॉन्ड। राइबोसोम जो होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए क्या करता है? कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल 23S RNA इन बैक्टीरिया एक्ट एज अ राइबोसोम, ठीक है। ये जो आरएनए है, ठीक है, rRNA बैक्टीरिया में ये कैसे एक्ट करता है? राइबोजाइम की तरह एक्ट करता है, राइबोजाइम कैटलिस्ट की तरह ये एक्ट करता है, ठीक है। जो क्या हेल्प कर रहे हैं? किस चीज में हेल्प कर रहे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, पेप्टाइड बॉन्ड की जरूरत तो पड़ेगी ना भाई, आप प्रोटीन चेन बना रहे हो, ये सारे अमाइनो एसिड को बाइंड करके आप क्या बना रहे हो? प्रोटीन्स की चेन बना रहे हो ना। तो आपको जो बॉन्ड्स बनने हैं वो कौन से बनने हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बनने हैं, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए आपको इन सब की जरूरत तो है, बॉन्ड्स के फॉर्मेशन के लिए आपको कैटलिस्ट और इन सारी रिएक्शन में इनकी जरूरत तो है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन द मीडियम वेयर इकोलाई वाज ग्रोइंग, वो मीडियम जहां पर इकोलाई ग्रो कर रहा है वहां पर ऐड किया गया लैक्टोज को। अब लैक्टोज ऐड करते थे तो क्या होता था? लैकोपेरॉन इंड्यूस हो जाता था, है ना। तो अब यहां पर कह रहे हैं कि भाई जब लैकोपेरॉन को इंड्यूस करवा दिया, उसको लैक्टोज दे दिया उस मीडियम को, उसके बाद फिर वो कुछ टाइम के बाद बंद क्यों हो जाता? चलता क्यों नहीं रहता जिंदगी भर? बताओ। हाँ, उस मीडियम में एक मीडियम है, ठीक है, उसमें जो है लैक्टोज ऐड कर दिया, लैकोपेरॉन जो है वो इंड्यूस हो गया, तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि फिर वो बंद क्यों होता है? हाँ, चलता क्यों नहीं रहता जिंदगी भर? बताओ। सी, लैकोपेरॉन जो होता है वो क्या होता था? उसके अंदर क्या होता था? चलो पहले मैं वर्बली बता दूं। देखो, लैकोपेरॉन में यहाँ पर अपने पास डायग्राम भी है, पहले अपन वो देख लेते हैं।
यहाँ क्या होता था, लैक्टोज जो है वो कैसे एक्ट करता था, येलो कलर दिखाई नहीं दे रहा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, लैक्टोज कैसे एक्ट करता था, लैक्टोज एक्ट करता था एज एन इंड्यूसर, लैक्टोज एक्ट करता था एज एन इंड्यूसर। लैक्टोज जाके इस रिप्रेसर से ऐड होता था, इससे बाइंड होता था और जो है वो लैकोपेरॉन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती थी। लैक्टोज इस रिप्रेसर से जाके बाइंड होता था और उसके बाद लैकोपेरॉन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन क्या होता है यार, ये पूरा लैकोपेरॉन जो प्रोसेस चल रही है, चल क्यों रही है? हाँ, ये क्यों चलता है? ये इसलिए चलता है ताकि लैक्टोज जो है वो किसमें टूट जाए, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, है ना? यही हो सकता है ना। लैक्टोज को जो है हमें क्या करना है भाई, तोड़ना है। अब ये बताओ, अगर लैक्टोज को तोड़ने के लिए ये प्रोसेस चल रही है तो एक ना एक दिन कभी तो वो लैक्टोज उस मीडियम का खत्म होगा ना। तो जब वो लैक्टोज यहाँ पर बचेगा ही नहीं, उसको पूरे को आपने ग्लूकोज गैलेक्टोज में तोड़ दिया, तो यहाँ पर लैक्टोज जो कि इंड्यूसर की तरह एक्ट करके इस प्रोसेस को स्टार्ट करवा रहा है, वो लैक्टोज जब खत्म होगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि कोई लैक्टोज का कुछ बचेगा ही नहीं इस रिप्रेसर के साथ आके बाइंड होने के लिए। ये दिख रहा है ना, ये इंड्यूसर और ये आपका रिप्रेसर, और ये देखो ये इसके साथ बाइंड हो गया, ठीक है। तो अगर लैक्टोज बचेगा ही नहीं, जब वो पूरा टूट जाएगा ग्लूकोज गैलेक्टोज में, तो फिर प्रोसेस रुकेगी ना, लैकोपेरॉन बंद हो जाएगा, क्योंकि इंड्यूसर खत्म हो गया, लैक्टोज खत्म हो गया, उसको तोड़ने के लिए तो प्रोसेस चल रही थी। तो देखो, बेसिक सा ये अपना बिल्कुल जनरल लैंग्वेज वाला आंसर था। अब इसको अपन थोड़ा सा अच्छी बढ़िया साइंटिफिक लैंग्वेज में आंसर दे देते हैं। क्या कहना है, लैकोपेरॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज मेड अप ऑफ 3 एडजेसेंट स्ट्रक्चरल, ये थोड़ा सा अपन को बेसिक से शुरू करवाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। 3 स्ट्रक्चरल बेसिक जीन्स के साथ ये बने होते हैं, जैसे कि ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन, रेगुलेटर जीन, ठीक है। और ये वर्क करते हैं सब एक साथ बढ़िया कोऑर्डिनेटेड मैनर में, ताकि ये क्या कर सके, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ सके, मेटाबोलाइज कर सके। देन इन लैकोपेरॉन लैक्टोज एक्ट एज एन इंड्यूसर, लैक्टोज एक्ट करता है एक इंड्यूसर की तरह, ये बाइंड हो जाता है रिप्रेसर के साथ और ये क्या कर देता है, उसको फिर बाद में जाके इनएक्टिवेट कर देता है। ये बताओ, जब उसके पास बचेगा ही नहीं, ठीक है, जब उसके पास जाके क्या नहीं बचेगा, लैक्टोज बचेगा ही नहीं, तो फिर वो प्रोसेस कैसे चलेगी? तो वंस द लैक्टोज बाइंड्स टू द रिप्रेसर, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्रोमोटर रीजन। जैसे ही लैक्टोज जो है वो रिप्रेसर के साथ जाके बाइंड होगा, वो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, प्रोमोटर रीजन जाके बाइंड हो जाएगा, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और जब लैक्टोज खत्म हो जाएगा तो प्रोसेस अपने आप रुक जाएगी, क्योंकि कोई इंड्यूसर ही नहीं बचा, कोई इंड्यूसर ही नहीं बचा जो उसको रिप्रेस कर रहा था प्रोसेस को, ठीक है, उसको इनएक्टिवेट करवाने वाला कोई बचा ही नहीं। प्रोसेस जो है वो अब कैसी होगी, अपने आप इनएक्टिवेटेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिप्रेसर है, रिप्रेसर को इनएक्टिवेट करने के लिए कोई है ही नहीं, लैक्टोज नहीं है, इंड्यूसर नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट, hence 3 structural gene express their product and respective enzyme। 3 स्ट्रक्चरल जीन जो है ये क्या करेंगी, उनका प्रोडक्ट और स्ट्रक्चरल एंजाइम्स को रिप्रेजेंट करेंगे, रिस्पेक्टिव एंजाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। दीज एंजाइम्स एक्ट ऑन लैक्टोज, ये सारे एंजाइम एक्ट करते हैं किसके ऊपर, लैक्टोज के ऊपर, जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में उसको फिर मेटाबोलाइज कर देता है। ये जो 3 स्ट्रक्चरल जीन्स की बात की है यहाँ पर, ये सब अपने अपने रिस्पेक्टिव एंजाइम्स और प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। These enzymes act on lactose so that lactose is metabolized to glucose and galactose। ये प्रोसेस है लैकोपेरॉन की। और अब ये रुकता और बंद कैसे होता है, क्योंकि लैक्टोज खुद अपने आप में क्या करता है, इंड्यूसर की तरह एक्ट करता है फॉर लैकोपेरॉन। लैक्टोज होगा तभी तो उसको तोड़ोगे, तभी तो उसको मेटाबोलाइज करोगे, ठीक है। तो लैक्टोज जब नहीं है, तब जो रिप्रेसर है जो लैकोपेरॉन को रोक के रखा हुआ है, ठीक है, तो जैसे ही रिप्रेसर जो कि एक्टिव है अभी, उसने रोक के रखा हुआ है लैकोपेरॉन को, जैसे ही लैक्टोज आएगा वो बोलेगा नहीं मत रोक भाई, लैकोपेरॉन शुरू करवाओ, ठीक है, शुरू करवाओ। शुरू करवाना है तो रिप्रेसर को रोकना पड़ेगा। तो ये लैक्टोज एक्ट करता है इंड्यूसर की तरह, जो कि रिप्रेसर को क्या कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है। जब लैक्टोज खत्म हो जाएगा तो रिप्रेसर फिर हावी हो जाएगा और लैकोपेरॉन को रोक के रखेगा, रिप्रेस करके रखेगा। समझे बात? नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा, ये इसी का डायग्राम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, दैट एक्सप्लेन इन 1 or 2 लाइंस द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग्स। 1 से 2 लाइन में आपको इन सबके फंक्शंस बताने हैं कि ये जो प्रमोटर है, जो अभी आपने देखा प्रमोटर रीजन क्या होता है, टीआरएनए क्या होता है और एक्सॉन्स एंट्रॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। ये देखो प्रमोटर क्या होता है, 1-1-2 लाइन से बताना था भाई, छोटा छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। प्रमोटर जो है वो रीजन होता है डीएनए का जो हेल्प करता है उसको ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनिशिएट करवाने में, ठीक है। सबसे पहले होता था प्रमोटर रीजन। सी द प्रमोटर इज दैट रीजन ऑफ डीएनए दैट हेल्प्स इन इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इट सर्व्स एज द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज आके यहीं पे बाइंड होता है, तो ये उसको एक बाइंडिंग साइट भी प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट टीआरएनए। टीआरएनए क्या होता है, ये होता है ट्रांसफर आरएनए,
ठीक है। ये क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए जो कि स्मॉल आरएनए होता है दैट रीड्स द जेनेटिक कोड प्रेजेंट इन एमआरएनए। ट्रांसफर आरएनए जो कि स्मॉल आरएनए होता है, उसका एक उसमें ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, एमआरएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स को, ट्रिपलेट्स को बस क्या करता जाता है, रीड करता जाता है और उसके अकॉर्डिंग वो लाके देता जाता है भाई कि इस वाले सीक्वेंस के लिए कौन सा अमीनो एसिड है, कौन सा ट्रिपलेट है, ले आओ, ठीक है। ये इसके काम चलते हैं। तो इट कैरी स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू एमआरएनए, ठीक है। ये राइबोसोम वाली उस साइड पे स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लेके आता है एमआरएनए के पास, ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन्स के वक्त, प्रोटीन ट्रांसलेशन की प्रोसेस के वक्त। ये इसका फंक्शन है। एक्सॉन्स का काम क्या होता है, एक्सॉन्स वो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए के, ठीक है, यूकैरियोट्स के अंदर, जो कि प्रोटीन के लिए ट्रांसक्राइब करते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन के लिए ट्रांसक्राइब करते हैं। और होते हैं कौन, याद करवाया था मैंने, इंट्रॉन्स, ठीक है, इंटरप्शन को कॉज करने वाले इंट्रॉन्स, ठीक। ये एक्सॉन्स के साथ कौन होते थे, इंट्रॉन्स। फिर क्या करवानी पड़ती थी, स्प्लाइसिंग। याद आ रहा है कुछ है कि सब भूली भुसरी याद है। चलो नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अरे बाप रे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूछ लिया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सी व्हाई इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कॉल्ड एज द मेगा प्रोजेक्ट। एक बार जरा याद तो कर लो, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था क्या। चलिए देखते हैं इस बहुत ही महान से प्रोजेक्ट को, मेगा प्रोजेक्ट को, विच इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, राइट। कितने अच्छे से पढ़ा था इसे हमने, पूरा एक लेक्चर, लास्ट सेकंड लेक्चर हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ही था, राइट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पहले। याद है आपको इसके बारे में आपने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या किया था, ये कितने सालों तक चला था, कब से कब तक इस प्रोजेक्ट को टाइम लगा था कंप्लीट होने में, और फिर इसके अंदर क्या किया गया था, सबसे इंपॉर्टेंट बात। हाँ चलो डील करते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंसिडर्ड टू बी अ मेगा प्रोजेक्ट। इसको इतना मेगा प्रोजेक्ट क्यों चिल्लाते हैं, क्योंकि इसमें इतना इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक गोल था, और वो गोल यार वाकई बहुत ज्यादा यूजफुल भी निकला, है ना। स्पेसिफिक गोल था कि वो क्या करना था आपको, टू सीक्वेंस एवरी बेस पेयर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम के अंदर एक सिंगल सेल के अंदर जितने बेस पेयर प्रेजेंट है, उन सब को क्या करने की जरूरत थी भाई, हम उन सब सीक्वेंसेस को क्या करें, पता करें, है ना, उनको ऑब्जर्व करें, आइडेंटिफाई करें और उनको लिखें, ठीक है, राइटिंग फॉर्म में, बिल्कुल रिटन फॉर्म में उनका सारा पूरा डाटा क्या करें, कलेक्ट करें। तो इट टुक अराउंड 13 इयर्स फॉर इट्स कंप्लीशन। इसको कंप्लीट होने में 13 साल लग गए, ठीक है, कंप्लीशन के लिए इसको 13 इयर्स लग गए, एंड गॉट अकम्प्लिश्ड इन ईयर 2006 में जाके इसका फिनिशिंग पॉलिशिंग कंप्लीट हुआ। तो इट वाज अ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट भाई, वाकई बहुत ही लार्ज स्केल प्रोजेक्ट था। मैंने आपको इसकी कॉस्टिंग बताई थी कि ये कितना ज्यादा कॉस्टली प्रोजेक्ट था, इतना ज्यादा कॉस्टली ये प्रोजेक्ट था, ठीक है, इतना आसान नहीं था इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवा पाना और इसके हर एक टास्क के साथ डील करना, ठीक है। कॉस्ट मैनेजमेंट इसका इतना हाई भाई, टाइमिंग इसने इतनी ज्यादा ली, 13 साल, ठीक है। टास्क इतना बड़ा था, एक ह्यूमन सेल के अंदर जितने सारे बेस पेयर्स हैं उन सारे सीक्वेंसेस को ऑब्जर्व करना, उन सबको पता करना और उन सबको लिखना। लिखने के ही लिए उन सबको एक क्या करना, बुक्स के फॉर्म में जब उसको प्रिंट करके आप उसको क्या करोगे, स्टोर करके रखोगे डाटा को, तो उसमें ही कितनी सारी बुक्स की जरूरत पड़ रही थी। अगर हर एक बुक की कैपेसिटी जो है, मैंने देखा था पूरा फिगर्स, ठीक, चलो वहां तक नहीं पहुंचा रही मैं। तो विच एम्ड एट डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। अब इन सबसे काफी सारी नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, न्यू इंफॉर्मेशन जनरेट हुई इन द फील्ड ऑफ जेनोमिक स्टडीज। As a result of it, several new areas and avenues have opened up in the field of genetics. अब इसकी वजह से क्या हुआ, कई सारे नए एरियाज, और ये सब जेनेटिक्स में मैं कह रही हूँ ना, इस प्रोजेक्ट की हेल्प से इन सारे सीक्वेंसेस के इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बेस पर काफ़ी सारा जो है आगे जाके हर तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, ठीक है, नए डिजीज रेजिस्टेंस में, डिसऑर्डर्स के बारे में पता करने में, सब में बहुत हेल्प मिली थी इस प्रोजेक्ट के कंक्लूजन से, ठीक। तो कहाँ तक आ गए थे हम, बायोटेक्नोलॉजी के भाई काफ़ी सारी चीज़ों में इसमें हेल्प मिली, मेडिकल साइंसेज में हेल्प मिली, डिजीजेस, डिसऑर्डर्स और सब चीज़ों में। इट प्रोवाइडेड क्लूज रिगार्डिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी का जो मॉलिक्यूलर बेसिस है, जो इनहेरिटेंस का बेसिस है, जो जेनेटिक सीक्वेंसेस से रिलेटेड सारा कहानी है, उन सब में ह्यूमन बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी इससे हेल्प मिली, ठीक। तो इतने महान प्रोजेक्ट को हम क्यों ना मेगा प्रोजेक्ट कहें भाई, इसीलिए मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो कि इतने टाइम तक चला, जो इतना ज़्यादा कॉस्टली था, जो इतना ज़्यादा लमसम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट था, जिसमें इतने हाई टारगेट को सेट करके और उसको अचीव भी किया गया, और उसका आज तक भी इतना यूजफुल जिसको साबित माना जा रहा है, तो फिर क्यों ना उसे मेगा प्रोजेक्ट कहें, राइट। तो इट इज़ अ मेगा प्रोजेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके जस्ट नेक्स्ट ही लेक्चर से, जो आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद पढ़ा था, वो था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिसमें आपको पता चलता है कि भाई खूनी कौन है, किसने मर्डर किया, यहाँ पर जो हमको मौका वारदात पे बाल मिला वो किसका मिला, राइट। ये सारी चीजें कैसे पता चलती हैं आपको, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से चलती हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है और इसके एप्लीकेशंस कहाँ हैं, जो कि मैंने अभी आपको बता दिए, है ना। तो एप्लीकेशंस देख लेते हैं और क्या है वो समझ लेते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो टेक्निक है जिससे आइडेंटिफाई किया जाता है, एनालाइज किया जाता है वेरियस इंडिविजुअल्स के बीच पाए गए वेरिएशंस और सिमिलैरिटीज को, ठीक है, एट द लेवल ऑफ डीएनए, उनके डीएनए के लेवल पर, उनके सीक्वेंसेस के लेवल पर। तो इट इज बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी एंड पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंसेस। किसके ऊपर बेस्ड है ये, डीएनए सीक्वेंसेस के पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, वेरिएबिलिटी पर बेस्ड है, डीएनए सीक्वेंसेस के पॉलीमॉर्फिज्म पर बेस्ड है, क्योंकि डीएनए सीक्वेंसेस सब अलग अलग होते हैं ना हर इंडिविजुअल के, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है ना उसमें, ठीक। अब नेक्स्ट देख लो यार इसका एप्लीकेशन कि कहां ये अप्लाई की जाती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। It is used in forensic science to identify potential crime suspects। जो क्राइम क्रिमिनल सस्पेक्ट्स होते हैं ना, जिसके ऊपर शक होता है, कि जितने के भी ऊपर शक है और जो हमें सबूत मिला है मौका वारदात पे, वो सबूत किसके साथ मैच कर रहा है, उसको अपन क्या कर लेते हैं, बढ़िया पकड़ लेते हैं। और दया क्या करता था, उसको ले जाके एक थप्पड़ मारता था और वो सीधे बोलने लग जाता था हाँ मैंने किया, ठीक है, यही होता था। तो ये कहानी किसकी है आपकी, ये कहानी है फॉरेंसिक साइंस से शुरू होकर जो वो थप्पड़ तक पहुंचती है। देन इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश पैटर्निटी एंड फैमिली रिलेशनशिप्स। पैटर्निटी रिलेशनशिप्स और फैमिली रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश करने में भी ये हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि इससे पता लगाया जा सकता है अगर इन केस कोई चाइल्ड है जिसके पेरेंट्स मिसिंग है, ठीक है, तो उनका कैसे आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है, ठीक है, उसका अगर टेस्ट करवाएंगे डीएनए टेस्ट, ठीक है, तो डीएनए सैंपल्स को मैच करके पता करवाया जा सकता है भाई कि किसका पेरेंट कौन है, राइट। तो ये वाले सारे जो सीक्वेंस हेल्पफुल यूजेस इसके हैं, एप्लीकेशंस हैं, इनके बेसिस पर इसकी फैमिली रिलेशनशिप्स को पता लगाया जा सकता है, पैटर्निटी रिलेशनशिप्स को पता लगाया जा सकता है कि भाई खून का नाता इसका किस का साथ है। उन सबसे इसका क्या करेगा, डीएनए के सीक्वेंसेस कहीं तो मैच करेंगे ना, सेमी कंजर्वेटिव होता है, देखा अभी हमने प्रीवियस वाले पार्ट में, सेमी कंजर्वेटिव होता है, राइट। तो कुछ पार्ट तो इसका मैच करेगा ही करेगा, बस वहीं से पता चल जाएगा कि खून का नाता किससे है। तो इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट द कमर्शियल वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक्स, ठीक है, इन सबकी जो कमर्शियल वेराइटीज है उन सबको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए भी, आइडेंटिफाई करने के लिए भी ये हेल्प करता है। इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को पता करने के लिए भी ये हेल्प करता है। भले वो इतना ज्यादा इवॉल्व हो गया कि वो स्ट्रक्चरली उससे बिल्कुल मैच ना करे, लेकिन उसका जेनेटिक मटेरियल तो मैच करेगा ना, वो तो उसके अंदर इनहेरिट होता आ रहा है उसके एंसेस्टर्स से, तो वो तो मैच करेगा ही करेगा। तो बस ये बता देता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के भले ये ऑर्गेनिज्म अब इससे बहुत अलग दिख रहा है, लेकिन सदियों पहले से ये इसका एंसेस्टर है, क्योंकि डीएनए तो सेमी कंजर्वेटिव है ना यार, नेचर में मैच कर जाएगा, बता देगा वो कि ये इसी का एंसेस्टर है, भले कितना भी इवॉल्व हो गया हो। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिजम्स की कौन बताने में हेल्प कर देता है, ये हेल्प कर देता है, ठीक है। ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक है जो जेनेटिक मटेरियल को मैच करके बता देती है, ये इसमें भी हेल्प करता है। ये हेल्प करता है अलग अलग ग्रुप्स, हर ऑर्गेनिज्म के जो अलग अलग ग्रुप्स पाए जा रहे हैं उनके बीच में क्या लिंकेज है, इनके एंसेस्टर जो है वो क्या है, सेम है। इन चीजों में कौन हेल्प करता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेल्प करती है, ठीक है। Now briefly describe the following: transcription, polymorphism, translation and bioinformatics। इन सबको डिस्क्राइब करना। देखो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, जो अभी आपने देखा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन भी बीच में क्वेश्चंस में हमने देख लिया है, बस बायोइन्फॉर्मेटिक्स नहीं देखा है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो था वो सबसे लास्ट टॉपिक था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के भी बाद वाला टॉपिक था, वो भी यहाँ आ गया। मतलब पूरे चैप्टर का रिविजन यहाँ पर आपका चल रहा है, कुछ भी बच नहीं रहा, ठीक है। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या था, ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस थी जिसमें क्या होता था, डीएनए के टेम्पलेट से आरएनए का सिंथेसिस होता था, है ना। तो एक डीएनए का सेगमेंट जो है उसको क्या कर लिया जाता था, एमआरएनए में कॉपी किया जाता था। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स एट द प्रमोटर रीजन। अब ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती थी कहां पर, प्रमोटर रीजन पर, ठीक है।
कहां पर, प्रमोटर रीजन पर, किसके, टेम्पलेट डीएनए के प्रमोटर रीजन पर, और टर्मिनेट होती थी कहां पर, टर्मिनेटर रीजन पर। बिल्कुल उसके नाम से मैच करता हुआ। प्रमोटर क्या करेगा, उस चीज को प्रमोट करेगा कि हाँ भाई कर ले ट्रांसक्रिप्शन कर ले। टर्मिनेटर क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा, मत कर, रोक दे, ठीक है, ये इसको रोकता था, टर्मिनेट करता था, प्रमोटर उसको स्टार्ट करवाता था। द सेगमेंट ऑफ डीएनए बिटवीन दीज टू रीजन, इन दो रीजन के बीच का जो सेगमेंट हुआ करता था वो क्या कहलाता था, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाता था, ठीक है। तो द ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर्स आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को करवाने के लिए जरूरत पड़ती थी किस चीज की, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की, क्योंकि बनाना है आरएनए, है ना। तो डीएनए टेम्पलेट, एक डीएनए टेम्पलेट की जरूरत पड़ती थी और 4 तरह के राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत पड़ती थी, सर्टेन कोफैक्टर्स सच एज मैग्नीशियम आयन। इन इतनी चीजों की जरूरत होती थी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को करवाने के लिए, है ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। देखो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है कैसे होती थी, इसमें क्या होता था, सबसे पहले देखो ये सारी स्टेप्स होती थी, इनिशिएशन, है ना। सबसे पहले तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होगा, फिर भाई वो इलोंगेट होगा, ठीक है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर से, उसके बाद फिर टर्मिनेशन। 3 important events that occur during the process of transcription are as follows। इसमें होता था इनिशिएशन, देन इलोंगेशन एंड देन टर्मिनेशन। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और जो कुछ उसके इनिशिएशन फैक्टर्स हुआ करते थे इस प्रोसेस में, जो उसको इनिशिएट करवाते थे, ये बाइंड करते थे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर, ठीक है, कहां पर, उसके प्रमोटर रीजन में, जो उसको क्या करवाएगा, प्रोसेस को इनिशिएट करवाएगा, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड पर, और प्रोसेस को इनिशिएट करवा देते थे। आरएनए पॉलीमरेज मूव करता था अलोंग द डीएनए एंड लीड्स टू द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्स। जो डीएनए का डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, डुप्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसको अनवाइंड करवा के, ठीक है, ओपन करवा देगा दोनों स्ट्रैंड्स को इनटू 2 सेपरेट स्ट्रैंड्स, 2 अलग अलग सेपरेट स्ट्रैंड्स में, ठीक है। देन वन ऑफ द स्ट्रैंड कॉल्ड एज सेंस स्ट्रैंड्स एंड एक्ट एज टेम्पलेट फॉर एमआरएनए सिंथेसिस। जो एक स्ट्रैंड है वो कहलाएगा क्या, उसके लिए टेम्पलेट, जो कि करेगा एमआरएनए को सिंथेसाइज, उसी के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स उसके अंदर होते हैं, है ना, एमआरएनए के अंदर। और जो दूसरा होता था वो कैसा होता था, कोडिंग, वो किसी चीज के लिए कोड नहीं करता था। देन एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज यूटिलाइजेस न्यूक्लियोसाइड टाइफॉस्फेट्स, ठीक है, एज रॉ मटेरियल एंड पॉलीमराइजेस देम टू फॉर्म एमआरएनए। और वो एक रॉ मटेरियल की तरह फिर क्या कर देता है भाई, इन सब चीजों को लाकर, सारे न्यूक्लियोसाइड्स को लाकर एमआरएनए में उसको क्या कर देता है, पॉलीमराइज कर देता है, अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री बेस प्रेजेंट ऑन द टेम्पलेट डीएनए। जो टेम्पलेट डीएनए के अंदर बेसिस प्रेजेंट है, अगर AGTC प्रेजेंट है तो वो क्या कर देता था, जो एमआरएनए है उसके अंदर क्या लगवा देता था भाई, TCAG, है ना, ऐसे करके एमआरएनए बना देता था उसका कॉम्प्लीमेंट्री। दिस प्रोसेस ऑफ ओपनिंग ऑफ हेलिक्स एंड इलोंगेशन, हेलिक्स को ओपन करना, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है, ये प्रमोटर आया, इसने प्रोसेस को इनिशिएट करवाया, और क्या हुआ, प्रमोटर आया, प्रोसेस को इनिशिएट करवाया, और क्या हुआ, यहाँ से ये जो हेलिक्स की कॉइलिंग वाला स्ट्रक्चर है ये कैसा हो गया, अनवाइंड हो गया, ठीक है, ओपन हो गया, ठीक है। अब फिर क्या हुआ इसका भाई, इलोंगेशन हुआ, ठीक है, ये देखो ये यहाँ से ये जो ओपन एरिया है वो इलोंगेट हुआ, इलोंगेट होके बाद उसके बाद देखो यहाँ पर ये बनने लग गया एमआरएनए, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं यहाँ के क्या होने लग गए, इससे अटैच होने लग गए, ठीक है, और ये आरएनए बनना स्टार्ट हो गया। आरएनए बनने के बाद फिर यहाँ से निकल जाएगा और उसके बाद फिर ये प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेशन फैक्टर आएगा और इस प्रोसेस को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, रोक देगा कि बस बन गया आरएनए, निकल गया, बस अब नहीं चाहिए तुम्हारा सीक्वेंस। तो दिस प्रोसेस ऑफ ओपनिंग ऑफ हेलिक्स एंड एलोंगेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कंटिन्यूज अंटिल द एंजाइम रीचेस द टर्मिनेटर रीजन। तो ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक वो एंजाइम जो है वो कहाँ ना पहुंच जाए, टर्मिनेटर रीजन पे ना पहुंच जाए। जैसे ही वो टर्मिनेटर रीजन पे जाके पहुंचेगा वो उसको टर्मिनेट करवा देगा, प्रोसेस बंद हो जाएगी, है ना। तो एज आरएनए पॉलीमरेज रीच द टर्मिनेटर रीजन, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए है, ट्रांसक्रिप्ट हुआ है एंजाइम से, वो रिलीज हो जाएगा, ये देखो रिलीज हो गया, और प्रोसेस जो है वो क्या करेगी, जो टर्मिनेटर के ऊपर फैक्टर था, रो फैक्टर, वो क्या कर देगा, उस प्रोसेस को बंद करा देगा, प्रोसेस बंद हो जाएगी, टर्मिनेट करवा देगा। ऐसे चलती थी प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन की। दूसरा पूछा था हमसे पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या था, पॉलीमॉर्फिज्म वो तरीका था भाई जेनेटिक वेरिएशन का। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ फॉर्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन विच डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कैन एग्जिस्ट एट अ पर्टिकुलर साइट। अलग अलग तरह के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो हैं वो एग्जिस्ट करते थे किस पे, एक पर्टिकुलर साइट में डीएनए मॉलिक्यूल की, एंड दिस हेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व्ड एज अ हाई फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। और ये जो हेरिटेबल म्यूटेशन है ना, ये जो म्यूटेशन जो कि इनहेरिट होता रहता है, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचता रहता है, ये सबसे ज्यादा बिल्कुल हाई फ्रीक्वेंसी में ऑब्जर्व किया जाता है एक पॉपुलेशन के अंदर।
इट अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन आइदर इन सोमैटिक सेल, अब ये या तो सोमैटिक सेल के म्यूटेशन से भी हो सकता है या फिर जर्म सेल के म्यूटेशन से भी हो सकता है। द जर्म सेल म्यूटेशन कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, जो जर्म सेल में अगर म्यूटेशन हुआ है उसमें अगर कोई भी चेंज आया है चांस फैक्टर से, तो वो फिर क्या होगा, इनहेरिट हो जाएगा, क्योंकि जर्म सेल्स तो इनहेरिट होती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में। तो दिस रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ वेरियस म्यूटेशंस इन अ पॉपुलेशन, और इसकी वजह से फिर किसी पॉपुलेशन में बहुत सारे म्यूटेशंस और वेरिएशंस आते हैं, लीडिंग टू वेरिएशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म इन द पॉपुलेशन। दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इसकी वजह से भाई इवोल्यूशन में जो इवोल्यूशनरी चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट जो देखने को मिल रहा है, जो पॉपुलेशंस में वेरिएशंस आ रहे हैं, वो सारे चीजों का जो रूट कॉज है, जो उसका रीजन है, वो यही है, इसी की वजह से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पूछा है थर्ड आपसे, क्या एक्सप्लेन करना था, ट्रांसलेशन, और उसके बाद फिर लास्ट आएगा आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स, है ना। ट्रांसलेशन में क्या होता था, अब देखो जो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बाद वाली प्रोसेस बची कि वो जो एमआरएनए अभी बन के अलग हुआ था, अभी जस्ट बना था, अब वो जो एमआरएनए है वो क्या करेगा, सेल के बाहर जाएगा, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री के पास जाएगा, और फिर उस एमआरएनए के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वो क्या करवाएगा, उसका प्रोटीन ट्रांसलेशन करवाएगा। अब देखो ये प्रोटीन ट्रांसलेशन कैसे होगा, वही आपसे पूछा है। ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजिंग अमाइनो एसिड, ताकि क्या हो सके, बहुत सारे अमाइनो एसिड को बना के उन सारे अमाइनो एसिड को पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़कर प्रोटीन को बनाया जा सके, है ना, यही होता था। प्रोटीन की चेन क्या होती है, पेप्टाइड जो है, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए क्या होते हैं, बहुत सारे उसमें अमाइनो एसिड होते हैं। तो ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस उस एमआरएनए के सीक्वेंस के हिसाब से, उस एमआरएनए की इंफॉर्मेशन के हिसाब से बनाएगा, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करेगा। तो ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजिंग अमाइनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन। द ट्रिपलेट सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर इन एमआरएनए डिफाइंस द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। अब इसकी जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में होती है, जैसे कि इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। मैम ये फिर से आ गया, हाँ देखो यहाँ पर भी ये स्टेप्स आ गई। इनिशिएशन के वक्त जब ट्रांसलेशन को इनिशिएट करवाना है तो टीआरएनए जो है वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, किससे, ट्रांसफर आरएनए का काम आ गया, ठीक है। क्लोवर लीफ मॉडल बनाएगा वो, यहाँ पर अडेप्टर मॉलिक्यूल के साथ आएगा, ठीक है। तो ये टीआरएनए है, ये क्या करेगा, अमाइनो एसिड के साथ चार्ज हो जाएगा, जैसे ही, ठीक है, जैसे ही अमाइनो एसिड क्या करेगा, बाइंड होगा, ठीक है, यूजिंग एटीपी। द स्टार्ट यानी कि इनिशिएशन कोडॉन जो कि AUG होता है, सारे जो होते थे कैसे होते थे, देखो ये वाला जो कोडॉन है ये कैसा है, स्टार्ट कोडॉन, ये स्टार्ट करवाता है हमेशा, इनिशिएटर कोडॉन है, ठीक है। अगर ये इनिशिएशन कोडॉन की बात यहाँ पर चल रही है तो याद कर लो स्टॉप कोडॉन्स कौन से थे, ठीक है, याद कर लो स्टॉप कोडॉन्स कौन से थे, 64 में से। प्रेजेंट ऑन एमआरएनए इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय द चार्ज टीआरएनए। अब यहाँ पर एमआरएनए के अंदर ये जो चार्ज टीआरएनए है वही इस इनिशिएटर कोडॉन को क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है कि ये कहाँ पाया जा रहा है और यहाँ से मैं स्टार्ट करवाऊं ट्रांसलेशन, ठीक है। ये चार्ज टीआरएनए नहीं कर सकता है, ठीक। तो द राइबोसोम एक्ट्स एज एन एक्चुअल साइट फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। राइबोसोम जो है वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस के लिए एक्चुअल साइट की तरह वर्क करता है। ट्रांसलेशन की प्रोसेस यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस की प्रोसेस राइबोसोम में ही होती है, ठीक है, राइबोसोम ही वो साइट है। अब इसके अंदर 2 अलग अलग साइट्स होती हैं, एक लार्जर सब यूनिट होती है, उसकी एक स्मॉलर सब यूनिट होती है, ठीक। देन स्मॉलर सब यूनिट क्या करती है, राइबोसोम की एमआरएनए से बाइंड होती है, ठीक है, उसके इनिशिएटर कोडॉन वाली जगह से, ठीक है, वहां से फिर वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। चलो आगे देखते हैं। देखो अब भाई याद रखना, मैंने आपसे बोला था स्टार्ट कोडॉन की बात आई है तो स्टॉप भी याद कर लो, ठीक है। देखो ये दिख रही है आपको यहाँ पर राइबोसोम की दोनों सब यूनिट्स, एक स्मॉलर और एक लार्जर सब यूनिट, और ये दिख रहा है पूरा का पूरा एमआरएनए जो करवा रहा है क्या, प्रोटीन सिंथेसिस की पूरी प्रोसेस को, क्योंकि वो होती है प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इलोंगेशन प्रोसेस के वक्त जो राइबोसोम है वो कोडॉन बिल्कुल मूव करता रहता है, ठीक है, और उसके बाद जो अमाइनो एसिड है वो टीआरएनए लेके आ रहा है, ठीक है, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को उस स्पेसिफिक ट्रिपलेट के लिए। ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, बस ये ध्यान दो, ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक यहाँ पर ये राइबोसोम किसी स्टॉप कोडॉन के पास ना पहुंच जाए। स्टार्ट कोडॉन के पास जैसे ही पहुंचा था वैसे ही स्टार्ट हो गया था, स्टॉप के पास पहुंचेगा तब ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो
जाएगी। स्टॉप कोडॉन्स कौन से 3 थे? देखो 64 में से ये 3 क्या थे आपके स्टॉप कोडॉन्स? UAA, UAG और UGA, ये तीनों क्या थे? स्टॉप कोडॉन्स। ठीक है, बताओ यहाँ कहीं दिख रहा है क्या? अगर यहाँ कहीं मिल रहा हो स्टॉप कोडॉन इसमें तो अपन यही रोक दें। बताओ UAA, UAG, ये 3 या ये ट्रिपलेट UAA का नहीं है, ये डबल AU का है, ये इसका ट्रिपलेट है, ये इसका ट्रिपलेट है, ये तो कोई भी स्टॉप कोडॉन नहीं है। UAG, UGA और UAA नहीं है भाई, इधर नहीं, आगे जाके कहीं रुकेगी वो। ठीक है, यहाँ नहीं रुक रही। ठीक है, तो चलो समझ गए प्रोसेस कब रुकेगी? जब ये पहुंचेगा राइबोसोम किसकी तरफ? किस ट्रिपलेट की तरफ? जो होगा क्या? इन तीनों स्टॉप कोडॉन में से कोई एक। तो प्रोसेस फिर क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन गेट्स टर्मिनेटेड एंड द पॉलीपेप्टाइड चेन इज रिलीज्ड and the ribosome gets detached from the RNA। यहाँ पर आकर अगर कहीं पे स्टॉप कोडॉन मिल जाता ना, अभी तो अपन यही रोक देते इसको। ठीक है, फिर प्रोसेस रुक जाएगी। प्रोसेस रुक जाएगी तो जो राइबोसोम है mRNA से रिलीज हो जाएगा और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है अलग रिलीज हो जाएगी। काम खत्म, हो गया ट्रांसलेशन, हो गया प्रोटीन ट्रांसलेशन। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या पूछा भाई, लास्ट चीज और बची अपनी बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अच्छा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में आपको याद है जब मैंने आपको पढ़ाया था अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या DNA फिंगरप्रिंटिंग के बीच में कहीं अपन ने इसको पढ़ा था, दोनों लेक्चर्स के बीच में। बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये ब्रांच स्टार्ट ही तब हुई थी, इसकी जरूरत ही तब पड़ी जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जिसके अंदर इतना सारा इनॉर्मस डाटा दिया गया अबाउट द जेनेटिक्स, अबाउट द ह्यूमन बेस पेयर्स, अबाउट द सीक्वेंसेस इन अ सिंगल सेल। ठीक है, तो वो जो पूरा ह्यूमन जीनोम का डाटा था, उस पूरे डाटा को अब क्या जरूरत थी भाई? इसको स्टोर करना। ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से सॉर्ट करना डाटा को और उसको अरेंज करना ताकि उसको आगे कितने भी सालों बाद अगर कोई साइंटिस्ट उसमें से किसी स्पेसिफिक फील्ड के डाटा को उठा के उससे यूज करना चाहे, उससे कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहे, तो उन्हें वो डाटा जो है वो हेल्पफुल मिले। क्योंकि ये डाटा कोई छोटा मोटा डाटा तो था नहीं। आपको पता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, अभी आपने वापस से रिवाइज कर लिया है। अब इस प्रोजेक्ट का जो भी पूरा डाटा था उस सब को सॉर्ट करना और उससे एक इंफॉर्मेटिव वे में उसे रिप्रेजेंट कर पाना, ये टर्म मैंने क्यों यूज कर लिया ताकि आप उसको अच्छे से रिलेट करो बायो इन्फॉर्मेटिक्स से। तब से फिर ये ब्रांच जो है स्टार्ट हुई और ये पूरी अप्रोच स्टार्ट हुई बायो इन्फॉर्मेटिक्स की। इसको स्टडी कर लेते हैं एक बार। बायो इन्फॉर्मेटिक्स वो एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें वो ब्रांच है जिसके अंदर कंप्लीटली क्या अप्लाई किया जाता है, कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज किया जाता है जिससे उस डाटा को वो क्या कर सके, अरेंज कर सके, स्टोर कर सके। लेकिन ये है किस फील्ड में? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फील्ड में है ना, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फील्ड की बात चल रही है। तो इट सॉल्व्स द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड एनालाइजिंग ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। तो ये जो भी बायोलॉजिकल डाटा अपने पास अभी पूरा उस वक्त अवेलेबल था, उस सारे बायोलॉजिकल डाटा को मैनेज करना और एनालाइज करने की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, ये इसका गोल था। The field of bioinformatics developed after the completion of Human Genome Project। और ये फील्ड डेवलप हुई कब? जब डाटा आया यार, जब डाटा आएगा तभी तो उसको मैनेज करने की फील्ड आएगी ना। डाटा कब आया? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आया। तो बस इस प्रोजेक्ट के होते ही फील्ड की जरूरत पड़ गई कि अब ये डाटा हमने निकाल तो दिया, मैनेज तो कर दो जरा इसको, तो आ गई आपकी ये फील्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, तो this is because enormous amount of data has been generated during the Human Genome Project that has to be managed and stored। जिसे मैनेज करने की जरूरत थी, स्टोर करने की जरूरत थी ताकि उसका इजी एक्सेस मिल सके साइंटिस्ट को, जब जिसे जो पर्टिकुलर सेगमेंट का डाटा चाहिए वो उसे उठा सके, ना कि सब कुछ बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड वे में हो। ठीक है, तो दिस बायो इन्फॉर्मेटिक्स इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ बायोलॉजिकल डेटाबेसेस दैट स्टोर द वास्ट इंफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजी, जो कि इंफॉर्मेशन की पूरी इंफॉर्मेशन को, बायोलॉजी की पूरी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। नाउ इट डेवलप सर्टेन टूल्स फॉर इजी एंड एफिशिएंट एक्सेस। ये कुछ टूल्स को डेवलप करता है इजी और एफिशिएंट एक्सेस के लिए टू द इंफॉर्मेशन। अब ऑब्वियस सी बात है यार, इतनी बड़ी टास्क इसको दे दी है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड को, तो इन्हें इतनी बड़ी फील्ड को, इतने बड़े टास्क को करने के लिए काफी सारे टूल्स की जरूरत पड़ी होगी। तो इसके लिए भी काफी सारे टूल्स की जरूरत पड़ी ताकि इजी और एफिशिएंट एक्सेस मिल सके इंफॉर्मेशन का, उसका यूटिलाइजेशन हो सके। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स हैज डेवलप्ड मेनी न्यू एल्गोरिथम्स। इसने कई सारे न्यू एल्गोरिथम्स को डेवलप किया, स्टैटिस्टिकल मेथड्स को डेवलप किया, जिससे ये क्या पता कर सके, अलग अलग जो रिलेशनशिप्स हैं डाटा के बीच में, उन सारे रिलेशनशिप्स को डिटेक्ट कर सके। तो टू प्रेडिक्ट द प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शंस एंड टू क्लस्टर द प्रोटीन सीक्वेंसेस इन देयर रिलेटेड फैमिलीज। ठीक, ये सारे जो भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड टूल्स की जरूरत थी
उस डाटा को एनालाइज करने के लिए, स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, इन सारे टूल्स को यूज करके बायो इन्फॉर्मेटिक्स फील्ड को डेवलप किया गया। ठीक है, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है क्या, बस ये याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बाद इस फील्ड की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बाद आपके पास डाटा आ चुका था, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपके पास डाटा आ चुका था और वो बहुत ज्यादा था, उसे मैनेज करना, स्टोर करना, एनालाइज करना और ये सब चीजों की जरूरत पड़ी, इसलिए डेवलप की गई एक नई फील्ड विच इज द फील्ड ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक था, एक बार देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या क्वेश्चंस को देखा। अभी तक हमने देखे क्वेश्चन नंबर, कहां से स्टार्ट हुए थे भाई, हाँ ये देखो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे, हमें डिफरेंशिएट करना था रिपीटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए के बीच, एमआरएनए और टीआरएनए के बीच, टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड के बीच। ठीक है, ये डिफरेंस बिटवीन हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि राइबोसोम के दो सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन से थे ट्रांसलेशन के वक्त, उसके दो सबसे इंपॉर्टेंट काम थे भाई कि वो क्या करता था, एक साइट की तरह एक्ट करता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस और ये कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है फॉर मेकिंग द पेप्टाइड बॉन्ड्स। अगर किसी मीडियम में जहां पर इकोलाई ग्रो कर रहा है वहां पर लैक्टोज को ऐड कर दिया जाए तो वो क्या कर देता है, लैकोपेरॉन को इंड्यूस कर देता है, लेकिन एक टाइम के बाद फिर वो लैकोपेरॉन बंद क्यों हो जाता है, इसका क्या रीजन है। तो देखो लैकोपेरॉन हर वक्त तो नहीं चल रही ना प्रोसेस, लेकिन वो जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने की प्रोसेस यही है ना, मेटाबोलाइज करने की प्रोसेस यही लैकोपेरॉन है। तो ये जो प्रोसेस है ये तभी चलेगी ना जब लैक्टोज होगा, जब नहीं होगा तो बंद रहेगी। बंद करने का काम कौन करके रखता है, उसे बंद रखने का काम कौन करता है, रिप्रेसर। ठीक है, रिप्रेसर एक्टिव है मतलब प्रोसेस बंद है ना, रिप्रेसर का काम क्या है, उसको रोकना। ठीक है, अब जैसे ही लैक्टोज आ गया, जब लैक्टोज आ गया तो उसको मेटाबोलाइज करने की जरूरत है ग्लूकोज गैलेक्टोज में। मेटाबोलाइज करने के लिए बोलेंगे भाई रिप्रेसर अब तू इनएक्टिव हो जा थोड़ा, ठीक है, अब तू बहुत रोक लिया तूने प्रोसेस को, अब शुरू करवा दे, अब लैक्टोज आ गया, इसको मेटाबोलाइज करना है। तो लैक्टोज आ गया है तो रिप्रेसर को क्या करना पड़ेगा, इनएक्टिव। तो लैक्टोज एक्ट करता है एज एन इंड्यूसर ताकि वो रिप्रेसर को इनएक्टिव कर सके और प्रोसेस चल सके, लैकोपेरॉन स्टार्ट हो जाए। लैकोपेरॉन स्टार्ट हो जाएगा तब तक चलता रहेगा जब तक लैक्टोज उसे रिप्रेसर को इंड्यूस करके इनएक्टिव करता जा रहा है। तो जब तक लैक्टोज क्या कर रहा है, रिप्रेसर को इनएक्टिव कर रहा है, कब तक करेगा, जब तक लैक्टोज बचेगा। जब लैक्टोज पूरा मेटाबोलाइज हो जाएगा, लैक्टोज फिर से उस मीडियम में खत्म हो जाएगा, तो फिर से उस रिप्रेसर को इनएक्टिव करने वाला कोई बचेगा ही नहीं, वो रिप्रेसर फिर प्रोसेस को रोक देगा। मतलब लैक्टोज ऐड करने के बाद प्रोसेस स्टार्ट तो हो जाती है, पर लैक्टोज जब खत्म हो जाता है तो प्रोसेस वापस रुक भी जाती है। ठीक है, ये हो गया इसका जनरल एक्सप्लेनेशन। नाउ एक्सप्लेन इन 1 or 2 लाइन्स द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। प्रमोटर का फंक्शन क्या है भाई, प्रमोटर का फंक्शन होता है यहाँ पर प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनिशिएट करवाना। ठीक है, टीआरएनए का फंक्शन क्या होता है, ये हर एक अमीनो एसिड के लिए अलग अलग होते हैं टीआरएनएज, और ये सब क्या करते हैं, स्पेसिफिक अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन को ट्रिपलेट को लेकर आते हैं ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन के वक्त। एक्सॉन्स क्या होते हैं, कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए के, जिनके बीच में इंटरप्शन को कॉज करने वाले इंट्रॉन्स होते हैं, उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, व्हाई इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कॉल्ड एज द मेगा प्रोजेक्ट। भाई मतलब क्या पूछ लिया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, 13 साल तक चला, इतनी ज्यादा कॉस्टिंग वाला प्रोजेक्ट था, पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम जिसके अंदर क्या कर लिया गया, एक डाटा में बिल्कुल प्रिंटेड फॉर्म में स्टोर कर लिया गया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे ना बोले मेगा प्रोजेक्ट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है और आपको इसके एप्लीकेशंस बताने थे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो टेक्निक है जिसके अंदर क्या किया जाता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो उसके जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए में जो भी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं, जो पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, ठीक है, और जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर है, इन दोनों चीजों को क्या करा जाता है, मैच किया जाता है। और बस इससे क्या पता चल जाता है, इसका एप्लीकेशन किया जाता है फॉरेंसिक साइंस में, क्रिमिनल, ठीक है, क्राइम सस्पेक्ट्स को पता करने के लिए, मैच करने के लिए, पैटर्निटी इनहेरिटेंस मैच करने के लिए, और कमर्शियल वैरायटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर इसको अप्लाई किया जाता है। आपको बताने थे 4 अलग अलग टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना था, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है। ठीक है, चलो तो ये सब हमने डील किया, ये जस्ट लास्ट था इसलिए मैं इसको रिवाइज नहीं करवा रही, है ना, ये अभी हमने जस्ट डील किया बायोइन्फॉर्मेटिक्स तक। ठीक है, तो भाई आज एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 2 भी खत्म हो चुका है, पार्ट 1 इससे पहले कंप्लीट कर लिया था। कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं और आपका चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तक इसके लास्ट लेक्चर आपको मिल जाएंगे और ये दोनों इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी। ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।